हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के फोर्थ लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख ली थी, किसकी? फ्री रेडिकल्स की। तो आज हम लोग ऐसी रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं जिनमें फ्री रेडिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और उनमें कुछ नेम रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सब लोग पूरा लेक्चर देख रहे होगे, इंजॉय कर पा रहे होगे और लेक्चर की स्पीड वगैरह ठीक लग रही होगी। ठीक है, तुम्हें अब हम लोग जिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं वहां पे सबसे पहले शुरुआत होती है वुड्स रिएक्शन की। और वुड्स रिएक्शन एनसीईआरटी में हमें एल्काइल हैलाइड में भी मिलती है और मिलती है हमें हाइड्रोकार्बन्स में, दोनों जगह पे मिलती है। तो वहां पे दोनों जगह पे इसे पढ़ना होता है। तो ये रिएक्शन 11th वालों के भी काम आएगी और 12th वालों के भी काम आएगी, जेई और एडवांस के लिए तो काम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, तुम लोगों को अगर पता हो तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब Na और ड्राई ईथर से कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं और उसके साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो इस रिएक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है? सोडियम ड्राई ईथर से कराई जाती है तो उससे एल्केन बनते हैं मेजर प्रोडक्ट और उसके साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि इसे लिखते हैं और लिखता हूं क्या कि द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स in presence of किसके? सोडियम एंड ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन and other side products is known as Woods reaction तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम लोग सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कर रहे हैं किसकी? एल्काइल हैलाइड की। तो अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन एक लिख लूं, यहाँ पे सिंपल सी नेम रिएक्शन लिख लूं कि क्या करूं यहाँ पे कि ट्वाइस RX ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन Na और ड्राई ईथर से कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है? RR बन जाता है और NaX बन जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। नोट करते चलो, इस बारे में हम लोगों को काफी डिस्कशन करना है। आज वुड्स में ही मेन डिस्कशन है आज की क्लास में, तो हम लोग इसे करते हैं। और तुम लोगों को जो भी चीज की जरूरत हो ना, कमेंट करके बताओ जरूर। कम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्टेगनेंसी की तरफ पहुंच रहे हैं, लोग बढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं तो लगा हुआ हूँ लगातार। तुम इसे देखते रहो और तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म सिखा के रहेंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई इतनी, ये तो आसान बात है, इसे नोट कर लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हो क्या रहा है अब इसमें एक चीज देखो लिखी आई है कि हम लोगों को यूज क्या करना चाहिए? ड्राई ईथर यूज करना चाहिए। ड्राई ईथर क्यों यूज करना चाहिए? ड्राई ईथर का काम होता है टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। ड्राई ईथर का काम क्या है? ड्राई ईथर का काम है टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब इनर्ट एटमॉस्फेयर की क्यों जरूरत है भाई? सोडियम को अगर हमें एक्वस कंडीशन या मॉइस्चर मिल गया तो सोडियम में आग लग जानी है, तो रिएक्शन वेक्शन में आग लग जाएगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेना पड़ता है जिससे कि एटमॉस्फेयर को इनर्ट किया जा सके। जब लोगों को वैक्यूम के बारे में नहीं पता था, अर्ली स्टेजेस में लोगों को वैक्यूम के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें लगता था सोलर सिस्टम में जो अर्थ के ऊपर जो भी कुछ है एटमॉस्फेयर के ऊपर वो क्या है? ईथर भरा हुआ। ईथर इज कंसिडर्ड टू बी अ इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक, तो ईथर कहते हैं उसे। ठीक, तो ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? ड्राई ईथर मैं यहां लिख देता हूं टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। ड्राई ईथर इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आसानी से लिखी जा सकती है। अब अगर हम बच्चों की तरह, इसे छोटे बच्चों की तरह जैसे लिखते थे, मैकेनिज्म भूल के इसके हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, तो डिब्बा बना के अगर निकालोगे तुम पानी, तो जो तुम्हें बहुत मजा आता है करने में
कि एक आर एक्स लिख लिया, फिर एन ए लिख लिए दो यहाँ पे, फिर एक एक्स आर लिख लिया। ऐसा कितने लोगों को करने में मजा आता है और इसी में लगता है कि यही असली रिएक्शन मैकेनिज्म है? बताना जरा। कि यहाँ से ऐसे करके डिब्बा बना के पानी निकाल दिया, पानी क्या NaX निकाल दिया, और हमें लगा कि अरे वाह हमें आ गई रिएक्शन मैकेनिज्म, और कितनी आसान भी है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मतलब बच्चों से भी बच्चों वाली बात हुई। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें साइड प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो जैसे अगर हम लिख लें, एग्जाम्पल ले लें CH3 CH2 Br का ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो Na के साथ ट्राई ईथर ले लिया हमने। तो क्या क्या बन सकता है कि ये RR बना सकता है, ये खुद में कंबाइन हो सकता है, तो क्या बना देगा? CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये तो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ठीक, इसके साथ साथ जो बनता है वो क्या बन जाता है? इसके साथ बनता है प्रोपेन, सॉरी इथेन और इथीन, और प्लस NaBr बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट आए हैं ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं, और हमें इनके बारे में भी डिस्कशन अब डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले डिब्बे बना के तो ये प्रोडक्ट हम बना ही नहीं सकते। ठीक, इन डिब्बे बना के तो हम ये प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। जब नहीं बना सकते तो हमें कुछ ना कुछ नया उपाय करना पड़ेगा। अब नया उपाय करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे पूरा, और फिर इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वुड्स रिएक्शन, आसानी से समझ में भी आती है, और कुछ बातें तुम्हें ऐसी पता लगेंगी आज की क्लास में जो तुम्हें नहीं पता थी। तो पूरा लेक्चर देखना होता है, ढंग से देखना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, दैट्स इट, है ना। चलो मैं किनारे रहता हूँ, जिससे कि ज्यादा मेरी शक्ल देखने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा तो पढ़ने से फायदा है ना। पढ़ाई तो अच्छे से चल ही रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। खूब पढ़ रहे हो। देखो यार, पढ़ोगे नहीं तो फिर तो बहुत ही दुर्गति होने वाली है। जिस तरह की लाइफ इंजीनियर्स जी रहे हैं, देखो एक बारी, है ना। ठीक, सबको नहीं पैकेज मिल रहा है 1 करोड़ का, ठीक है ना। तो मेहनत लगेगी बहुत सारी। मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम भी करो मेहनत, नहीं तो बहुत जूते घिसने पड़ता है परेशान रहोगे बहुत, और जैसा माहौल चल रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन के लिए दो मैकेनिस्टिक पाथ साइमल्टेनियसली अवेलेबल है, हम दोनों को पढ़ेंगे। तो इसमें लिख देते हैं देयर आर, यहां पे लिख देता हूं देयर आर टू पॉसिबल mechanisms available for this reaction। दो पॉसिबल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, इनमें से हम पहली लिख लेते हैं। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं तो इसलिए पहली हेडिंग डाल लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, दो मैकेनिज्म है। अब किसी भी रिएक्शन की एक से ज्यादा मैकेनिस्टिक पाथ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मान लो जैसे तुम अपने कोचिंग में बैठे हो, है ना, तो वहां से घर दुकान तक जाने के लिए, या वहां से घर तक जाने के लिए, या घर से किसी शॉप तक जाने के लिए केवल एक ही रास्ता थोड़ी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज विच आर अवेलेबल, लेकिन हमें बेस्ट चूज करना होता है। रास्ते बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हम बेस्ट चूज करेंगे। तो जो बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं, वैसे ही एक रिएक्शन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट के कई सारे रास्ते अवेलेबल हैं, जिनमें जो वेल प्रूवन है हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा रास्ता पहला अवेलेबल है हमारे पास? फ्री रेडिकल पाथ का। फ्री रेडिकल पाथ पे होगा क्या, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। फ्री रेडिकल पाथ पे क्या हुआ कि जो सोडियम था, सोडियम मेटल है, सोडियम तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आयनाइज होने की कोशिश कर सकता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। ठीक, जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? जरा ध्यान से देखना, राइटिंग तो अब मेरी समझ में आर नहीं लगी होगी, ये भी आर था। अब जरा देखना कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करे, क्योंकि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव था, यहां पे डेल्टा नेगेटिव था, इसे -I लगा रहा था ये। अब यार टेक्निकल तो बात कर सकते हैं ना हम लोग, इतना तो पढ़ लिख गए हो कि टेक्निकली बात कर सकते हैं, जीओसी पढ़ ली। तो जब इस पर लगाया तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया।
अपना ब्रोमीन गुड लीविंग ग्रुप था, लीव कर गया। जब ब्रोमीन निकला तो बना क्या, तो बना हमारा CH3 CH2 रेडिकल प्लस Br माइनस। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो रेडिकल बना है CH3 CH2 रेडिकल, ये जो बना है रेडिकल, ये क्या कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लो यार, फिर बात करते हैं। ये इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं स्क्रॉल, तो चलेगा काम? ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर दिया बस। तो क्या हुआ इसमें कि जो ये रेडिकल बना, ओहो ये पेन चल रहा है इस पे, जो रेडिकल बना, यार मैं बोर्ड चलाना सीख ही रहा हूं अभी। ये रेडिकल बना, ये क्या कर सकता है, अपने ही जैसे दूसरे रेडिकल के साथ क्या कर सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं ये। जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो कैसे करेगा कि इसने जो रेडिकल था वो इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, ये एक इधर आ गया, ये इधर आया और ये इधर आ गया। ठीक, तो बना क्या इससे, तो बना क्या, अगर ध्यान से देखो तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमने सारे प्रोडक्ट बना लिए, और जो Br माइनस था वो Na प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा, NaBr बना देगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में आया, तो एरो नंबर 1 ये है, बेसिकली 2 ये है। ठीक, या 2 इधर वाले को डाल लेता है, 2 ये है। ठीक, सिंपल 2 ही एरो से काम चलाना हो तो 2 से भी चला सकते हैं, और हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये आसान सी मैकेनिज्म समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये लगा कि रेडिकल मैकेनिज्म से सारे प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से समझ में आ रही है सबको। हुआ क्या कि पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, C डबल बॉन्ड CH2 Br पे अटैक किया, क्योंकि उस पर डेल्टा प्लस था। लॉजिक मैंने पहले ही से कहा था कि इतना ही है कि निगेटिव को पॉजिटिव के साथ ले आना और पॉजिटिव को निगेटिव के पास ले आना है। तो निगेटिव को हम पॉजिटिव के पास ले गए, Br माइनस निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, इथाइल फ्री रेडिकल बन गया। और इथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, इथाइल फ्री रेडिकल ने डिस्प्रोपोर्शनेट किया, एक बात। और दूसरा काम क्या कर सकता था इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल दूसरा काम जो कर सकता था वो क्या कर सकता था कि वो डाइमराइज हो जाए। वो क्या हो जाए, डाइमराइजेशन कर ले। अगर डाइमराइजेशन करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, तो क्या बनाएगा, तो ब्यूटेन बना देगा। तो हम लोगों ने पूरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को कर लिया आसानी से। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता था और डायमराइजेशन हो सकता था, 2 ऑप्शन थे। अब इसकी ये मैकेनिज्म क्लियरली जस्टिफाई हो रही कि सब कुछ बन रहा है, और हमने सोचा काम खत्म हो गया। तो हमें क्या लगा कि हमने एक पाथ तो हमने कर लिया फ्री रेडिकल वाला, और हमें जो दूसरा पाथ था इसे भी सोचना था कि दूसरा पाथ क्यों जरूरत पड़ी। तुम्हें ये तो पता है कि 2 पाथ होते हैं, और ये बात पता लग जाए कि अगर मैं दूसरा पाथ लिख दूं कि दूसरा पाथ आयनिक मैकेनिज्म होगा, मैं बता देता हूं चलो कि दूसरा पाथ आयनिक मैकेनिज्म है। लेकिन यू हैव टू थिंक कि ऐसा हुआ क्यों, वाई शुड वी नीड अनदर पाथ when the path is available and we are getting the right product, then why should you need the another path? This is the question, right? तो इसे हम क्यों सोचा हमने, तो हमने क्या किया कि इसके दूसरे पास सोचने की वजह ये रही कि हमने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन डाल दिया। रेडिकल मैकेनिज्म में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इंसर्ट किया। जब ऑक्सीजन को डाला तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन था, हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हम किस मोड में हैं, आंसर लिखने के मोड में नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के मोड में हैं। तो हम अभी ये ऑक्सीजन डाला, सोचो तुम रिएक्शन कर रहे हो, तुमने सोचा कि ऑक्सीजन डाल दें, क्योंकि जब रेडिकल हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो क्या करता है, रेडिकल को स्कैवेंज कर लेता है। तो ऑक्सीजन क्या है, रेडिकल स्कैवेंजर है। तो ऑक्सीजन डालने पे इस रिएक्शन का रेट या तो कम हो जाना चाहिए था या रिएक्शन रुक जानी चाहिए थी। भाई 2 में से एक काम होना चाहिए था, या तो रिएक्शन का रेट डाउन आ जाना चाहिए था या फिर रिएक्शन रुक जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि रिएक्शन जो है वो रेडिकल पाथ के साथ किसी पैरेलल पाथ से जा रही है, जिससे हमें अभी रेडिकल से सही सही बात पता नहीं चल रही, जिससे ऑक्सीजन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इस बात को जो मैंने बोली ऑक्सीजन वाली, इस बात को लिख देता हूं क्या, कि इंपॉर्टेंट बात है, इसे स्टार बना के लिखो कि बहुत, इस पर दो दो स्टार बना लो कि इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाओ क्या, कि इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट अरे यार, कैरिड की स्पेलिंग CARRIED, कैरिड आउट, स्पेलिंग्स पे यार थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करी जा रही हो, देन क्या होना चाहिए बताओ भाई, देन क्या होना चाहिए, लिखो, अपने आप लिख पाओगे कि रेडिकल मैकेनिज्म के अनुसार क्या होना चाहिए था। देन अकॉर्डिंग टू रेडिकल मैकेनिज्म, चलो जो नहीं लिख पा रहा लिखते जाओ, मैंने बोल तो सारा दिया ही, समझ में तो आई गई बात। अकॉर्डिंग टू रेडिकल मैकेनिज्म, आइदर either the rate of reaction should decrease और क्या हो सकता है, और the reaction should stop रिएक्शन शुड स्टॉप, रिएक्शन को या तो रुक जाना चाहिए या फिर रिएक्शन के रेट को कम हो जाना चाहिए, बट none of these is observed, none of these is observed। ऐसा हो क्यों रहा था, यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों हमें लग रहा था होने के लिए, कि सिंस ऑक्सीजन इज अ रेडिकल स्कैवेंजर, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। देयरफॉर we can say that there must be some alternative path, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि कोई ना कोई एक अल्टरनेटिंग पाथ अवेलेबल है जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है कि कोई ना कोई अल्टरनेटिंग पाथ अवेलेबल है जो हमें पता नहीं चल रहा है, और उसी अल्टरनेटिंग पाथ को हम लोगों ने कहा आयोनिक मैकेनिज्म। ठीक, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये तो मैंने बोल ही दिया और लिख भी लिया होगा। तो अगली लाइन डाल लेते हैं, एक नई मैकेनिज्म जिसे कहते हैं क्या, आयनिक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, चीजें सिंपल रखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या हुआ कि सोडियम से हमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हम सोडियम से उतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं जब चाहे तब, सोडियम से हम जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इस बार हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो CH3CH2 Br पे अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे एक साथ। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया, ये घूम गया इधर, तो क्या बन गया,
CH3CH2 माइनस बना प्लस Br माइनस बना। अब CH3CH2 माइनस दो काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है कि CH3CH2 माइनस दो काम कर सकता है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, न्यूक्लियोफाइल हो जाए, और CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और Br को निकाल दे, यानी कि कौन सी रिएक्शन करे, SN2 कर ले। कौन सी कर ले, SN2 कर ले। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर कर ले। जब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर करेगा तो क्या बनाएगा भाई, देखना जरा यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3CH2, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया क्या, CH3 प्लस Br माइनस निकल गया। तो ये हो गई SN2। या फिर ये बेस की तरह काम करे, या कैसे काम करे, बेस की तरह काम करे। कैसे कि CH3CH2 माइनस अगर बेस है, बेस है तो बेस को क्या चाहिए होता है, एसिडिक एच चाहिए होता है। बेस को क्या चाहिए, एसिडिक एच चाहिए, तो ये यहां से H ले, ये H इधर आए और ब्रोमीन निकल जाए। तो ये क्या कर दे, ये E2 कर दे, क्या कर दे, E2 कर दे, ये क्या कर दे, E2 कर दे। और E2 करके क्या बनाएंगे कि CH3CH3 बन गया प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो देखो सारे प्रोडक्ट इसमें ही बन गए। E2 का मतलब एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। ठीक, तो जब भी SN2 हो रही होगी, एक बात ध्यान रखना, जो कंपीटिंग रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो हमेशा E2 होगी। जब भी SN2 हो रही होगी तो कंपीटिंग रिएक्शन हमेशा E2 होगी। ठीक है, नोट कर लो, मैकेनिज्म समझ में आ रही होगी आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा कुछ नया किया ही नहीं, हम लोगों ने ज्यादा नया करने की सोची नहीं। हमने क्या करा कि Na से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जरूरत पड़ने पे, Br माइनस CH2 पे अटैक कराया, Br माइनस को निकाल किनारे कर दिया। अब ये जो इथाइल एनाइन बना है ये दो काम कर सकता है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाए या फिर बेस हो जाए। न्यूक्लियोफाइल हो गया तो SN2, बेस हो गया तो E2। और बहुत सारे लोगों को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के कंपटीशन में दिक्कत आती है, ये नेचुरल दिक्कत है, सबको आती है, तो वरीड होने की जरूरत नहीं है, ये आएगी ही आएगी, परेशान मत हो, ये एक्सपीरियंस से जाएगी। और हम लोग धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो इस बात को लिख देते हैं कि जब भी एलिमिनेशन हो रहा होगा, ये आगे बढ़ जाते हैं इसमें, और इसमें लिख देते हैं कि जब भी एलिमिनेशन हो रहा होगा द कंपटीटिंग रिएक्शन इज एलिमिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख देते हैं कि whenever SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर is taking place, then the competing reaction is E2। E2 मतलब एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर। ठीक, और SN2 यार लिखने का तरीका भी सीख लेते हैं हम लोग। कई लोगों को SN2 नहीं लिखना आता, SN सफिक्स में होता और 2 बड़ा होता। ठीक, ये सही तरीका है SN2 लिखने का। कई लोगों को SN2 ऐसा लिखना होता है, ये गलत है। SN2 लिखना ये गलत है, और जितने तरह से लिख सकते हो सब गलत है, केवल यही ठीक है तरीका। ठीक है, कभी को तुम पेपर में जाओगे, कहीं इंटरव्यू जाओगे, बड़े क्लास में पहुंचोगे तो तुम्हें SN2 लिखना नहीं आता, वो बड़ी फजीयत होती है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तो बिगाड़ ही दें कि SN2 तो लिखना आ ही जाएगा यार, है ना, ये हटा देता। चलो, अब यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लें, अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे लिखेंगे,
अब ये बताओ कि आर आई, आर सी एल, आर बी आर और आर एफ में, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ में सबसे ज्यादा रेट किसका आएगा? आई का आएगा। क्यों? क्योंकि आई इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं ऐसा क्यों आया, बिकॉज, क्यों आया बताओ भाई? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज, सबसे जल्दी आई जाता है, फिर बी आर जाता है, फिर सी एल जाता है और फिर एफ जाता है। ठीक, मैं इसे सोच रहा हूं कि इसे, अच्छा ठीक, नीचे लिख दूं, इज यहां लिख देता हूं कि क्या, कि सबसे जल्दी कौन जाएगा? आई, फिर बी आर, फिर सी एल और फिर एफ। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई, रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया वुड्स का, दोनों तरह की मैकेनिज्म देख ली। और दोनों तरह की मैकेनिज्म जल्दी बताओ क्यों है ऐसी? क्योंकि फ्री रेडिकल में जब हम लोगों ने ऑक्सीजन डाला तो रिएक्शन का रेट स्लो नहीं हुआ, रिएक्शन रुकी नहीं, यानी कि रिएक्शन किसी और अल्टरनेटिव पाथ पे चल रही है। मान लो किसी सड़क पे बहुत जाम लगा हुआ और तब भी तुम टाइम पे पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने कोई ना कोई अल्टरनेट पाथ लिया ही होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं कि वुड्स रिएक्शन से देखो मीथेन नहीं बनाया जा सकता, कम से कम हमें 2 कार्बन तो चाहिए ही होंगे, चाहिए होंगे। मतलब अगर हम CH3 CH3Br भी ले लें तो उससे भी डायरेक्टली मीथेन नहीं बन सकता। तो लिख देते हैं मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आती हैं, बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते। ठीक, मीथेन नहीं बना सकते तो ये तो दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब वुड्स रिएक्शन में बेटर यील्ड कब आती है? जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन बनाए या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाए। तो हम लिख देते हैं ये बेटर यील्ड जब आएगी जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन बन रही होंगी। तो बेटर यील्ड्स आर ऑब्टेन्ड फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक, अगला पॉइंट कि बेटर यील्ड तो सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए आ गई। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है कि जब अगर हम 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल हैलाइड ले लें तो मिनिमम 3 एल्केन बनते ही बनते हैं। कि when 2 different alkyl halides are taken, then at least 3 alkanes are formed। ठीक, 3 एल्केन बनेंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे? मान लो तुमने ले लिया एक EtCl ले लिया और एक ले लिया MECl और इसकी रिएक्शन Na ईथर से करा दी। Na और ड्राई ईथर तो अब याद रहेगा क्यों लिया था, ड्राई ईथर क्यों लिया था, जिससे कि आग ना लगे। तो क्या हो सकता है कि ET से कंबाइन हो जाए,
एक एल्केन एमी से कंबाइन हो जाए, दूसरी एल्केन, या फिर ईटी और एमी आपस में कंबाइन हो जाए, तो टोटल कितनी एल्केन बनेगी? अभी मैंने एल्केन ही बनाई है, तो टोटल कितनी एल्केन बनेगी? टोटल 3 एल्केन बन सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिखते चलो, आसानी से समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत तेज तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, जब आईपैड पे था तो यही बातें बता रहा था, लेकिन स्पीड में आ रही थी। अब क्योंकि लिख रहा हूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, और स्पीड थोड़ी सी अपने आप ही नेचुरली कम हो जाएगी, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, हम कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं ले सकते जिसमें एसिडिक एच प्रेजेंट हो और हम उसकी वुड्स कराना चाहें। ठीक, तो डी लिख लेते हैं कि वी कैन नॉट यूज एनी compound having acidic H to perform Woods reaction। वुड्स रिएक्शन कराने के लिए हम लोग एसिडिक H लिख लेते हैं, हैविंग एसिडिक H टू परफॉर्म वुड्स रिएक्शन। मान लो हुआ क्या, इस शब्द का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ठीक, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास आया क्या, कि तुमसे पूछा गया कि यार ये Br है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसकी एन ईथर से रिएक्शन कराई। अब क्योंकि तुमने तो डिब्बा बना के पानी निकालना सीखा है ना, डिब्बा बनाया, कंपाउंड बना दिया, तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ कार्बन कितने आ गए भाई? 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे थे, तो बेहतरीन है कि हम यहाँ पे करें OH, CH2 होल 6 होल 5 लिख दें और CH2OH लिख दें, है कि नहीं? 6 कार्बन आ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा NaBr। तुमने ये प्रोडक्ट बनाया, अब जैसे ही तुमने ये प्रोडक्ट बनाया तो तुम्हारे आंसर, तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? तुम्हें नंबर मिलेंगे इतने ही बड़े, 0। यानी क्यों? क्योंकि ये आंसर गलत है। हुआ क्या कि जैसे ही तुम Na इसमें डालोगे, Na डालोगे, तो ये जो H है ये एसिडिक H है, ये एसिडिक H है। ये एसिडिक H क्या करेगा? Na से रिएक्ट कर लेगा। जब Na से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे O माइनस बना देगा और यहाँ पे Br। जब ये O माइनस बन गया तो और Na प्लस बन जाएगा, O माइनस Na प्लस, एसिड बेस रिएक्शन हुई और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन की खास बात क्या है? हाइड्रोजन खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है। हाइड्रोजन खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है। और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल नहीं है बट सपोर्ट्स कंबशन। तो हाइड्रोजन खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती है, और हाइड्रोजन खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है, और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती है। तो ये नेगेटिव चार्ज ने इस पर अटैक किया, ये निकल गया, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बन गई और तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन आ गया। इसका IUPAC नाम लिख के लाना भैया, सब लोग IUPAC नाम बताओ, इसका क्या आएगा? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, IUPAC नाम बताओ इसका। IUPAC नाम बताओ, कमेंट करो जल्दी, फिर मैं आंसर तो लिख ही दूंगा तुम्हारे लिए, आप क्वेश्चन छोड़ूंगा तो नहीं। आंसर बता दो इसका सही सही, क्या आएगा IUPAC नेम? चलो मैं लिखूं, अब तक तो लोगों ने लिख दिया होगा, मैं मान लेता हूं ऐसा। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो ये क्या है? 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। कितने लोगों को IUPAC नाम इसका पता था, बताना मेरे को। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर एसिडिक एच प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फटाफट लिख लो इसे, फिर अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। OH ले लें और यहाँ पे Br ले लें, तो अब सब लोग प्रोडक्ट बना दोगे भाई। Na इधर से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ भाई। Na क्या करेगा, जिन्हें नहीं पता जो बना सकते हैं वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ही बना लें, जिन्हें नहीं पता वो देख लें भाई कि Na क्या करेगा, Na OH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, O- और Na+, और फिर ये इस पे अटैक करेगा, इसे निकाल देगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग एक बन जाएगी। और आंसर क्या लिख देंगे, आंसर हम लिख देंगे ये। ठीक, इसका नाम क्या है, ये बेहतरीन पोलर एरोप्रोटिक सॉल्वेंट है जिसे कहते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, आसानी से समझ में आना चाहिए बात। नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो डी तक पॉइंट हो गया, अब ई पे पहुंचते हैं। चलो, ई पे जब पहुंचे तो हम लोगों ने लिखा क्या कि इन जनरल क्या होता है, जब भी देखो डायमराइजेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन में कंपटीशन होगा तो डायमराइजेशन ज्यादा तेज होगा, क्योंकि डायमराइजेशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो नियरली जीरो होती है, या जीरो भी कह सकते हैं। तो इस बात को लिख देते हैं कि इन जनरल dimerization reactions dimerization is favorable dimerization is favorable dimerization क्यों फेवरेबल है, बिकॉज the activation energy required for dimerization the activation energy required for dimerization is nearly zero। ठीक, इज नियरली जीरो। तो ये हमेशा ट्रू होगा, बिल्कुल नहीं। अगर 3 डिग्री रेडिकल है तो उसका डायमराइजेशन होना मुश्किल होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा था। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल है, उसका डायमराइजेशन होना मुश्किल क्यों है, क्योंकि अगर वो डायमराइज होगा तो स्टेरिक इंटरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। ठीक, तो लिखो, इन केस ऑफ 3 डिग्री रेडिकल्स the disproportionation product is major product, disproportionation product is major product due to steric hindrance caused by 3 डिग्री radical in dimerization। और ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले, इसलिए कोई परेशानी की बात है नहीं इसमें। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जाम्पल भी लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल का रेडिकल है अपना, आसानी से उसे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल के लिए। टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल क्या था कि हमने यहाँ पे लिया CH3 फटाफट आंसर लिख दो इसका। अगर हम इसे यहाँ पे Cl ले लें तो इसका Na इधर से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जब Na इधर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, डायमराइजेशन वाला MEC सॉरी कैसे बना रहा है, MEC ये तो माइनर बन जाएगा, और जो मेजर बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस।
ये मेजर बनेंगे। बनेंगे क्योंकि डायमराइजेशन से ज्यादा फेवरेबल क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन होगा। ठीक है, डायमराइजेशन से ज्यादा फेवरेबल क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन होगा। ठीक, अब एक बात जरूरी क्या है, कहां तक हो गए थे पॉइंट अपने यार, एफ तक हो गए। एफ के बाद आता है ए बी सी डी, ई एफ के बाद आता है जी। मेरे को यार ए बी सी डी में बड़ी दिक्कत है। ई एफ के बाद आता है जी। जी पॉइंट पे क्या लिखते हैं कि सी एक्स बॉन्ड जब टूट रहा है तो वही स्टेप कैसी है हमारी, आरडीएस है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है काइनेटिक्स में जो पढ़ते हैं कि जब आरडीएक्स जो आरएक्स टूट रहा है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन है वो आरडीएस है, आरडीएक्स नहीं आरडीएस है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं सी एक्स बॉन्ड क्लीवेज, सी एक्स बॉन्ड डिसोसिएशन इज आरडीएस। ये बात ध्यान रखना कि सी एस बॉन्ड डिसोसिएशन जो होगा वो क्या होगा, वो आरडीएस हो गई। ठीक, ठीक है, ठीक। अगली बात लिखते हैं, आगे यहां तक क्लियर हो गई बात। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, ई एफ के जी के बाद आएगा एच। एच नंबर पे क्या लिखें कि अगर हमारे पास मान लो अब डाइहेलाइड हो, वुड्स रिएक्शन में हमारे पास डाइहेलाइड हो, डाइहेलाइड होंगे तो अगर डाइहेलाइड 13, 14, 15, 16 टाइप का होगा तो क्या बनेगी, तो रिंग बन जाएगी और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। ठीक, तो लिख लेते हैं इफ द डाइहेलाइड्स आर प्रेजेंट, डाइहेलाइड्स आर प्रेजेंट then intramolecular reactions are favorable if the ring size is, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, if the rings, if the dihalide is of the type, ऐसा लिख देते हैं, if the dihalide is of the type कैसा कैसा हो गया, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ठीक, ठीक है, एंड साइक्लिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, cyclic products are formed। cyclic products are formed। कुछ गड़बड़ हो रही है, आर फॉर्म्ड। ठीक, सही है। अच्छा, जो रिंग बन रही है उसका क्लोजिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो रिंग क्लोजिंग टेंडेंसी जो है कि अगर हमें बनानी हो तो लिख लेते हैं द रिंग क्लोजिंग टेंडेंसी इज ऑफ द ऑर्डर, द रिंग क्लोजिंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है वो 5 का सबसे ज्यादा है, फिर 6 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। थोड़ा विचित्र है लेकिन ध्यान रखेंगे इसे, सबसे कम स्टेबल जो रिंग है वो 4 मेंबर की, उसमें कोई फायदा नहीं होता, ना तो डिस्टेंस ही फायदा कर पाती है ना फिर एंगल स्ट्रेन काम करता है। तो सबसे ज्यादा अच्छी फेवरेबल कौन सी होती है, 5 मेंबर की रिंग क्लोज करने के लिए डायलाइट के केस में बढ़िया रहती है। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे बात करते हैं, आराम से लिखते चलो, एक एक करके खत्म करते चलते हैं बात को। ठीक है, चलो गुड है। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मान लो यहां पे बी आर लगा लिया और यहां पे बी आर लगा लिया, तो ये कैसा हाइलाइट हो गया, 1,3 डाइलाइट हो गया, और इसकी एन ईथर से रिएक्शन कराई, एन ईथर से रिएक्शन कराई तो 3 मेंबर की रिंग बननी थी। तो दोनों में दो मतलब 2 रिंग क्यों बनाई 3 मेंबर की, क्योंकि एक बार
CH3 इससे हो सकता है भाई, आइसोमेरिज्म का भी ध्यान रखेंगे। और एक बार ये ट्रांस हो सकता है ट्रांस। जो सिस वाला है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ध्यान से, तो इसमें पीओएस है, तो इसमें एक ही बनेगा। और इसमें नो पीओएस और सीओएस, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो इससे कितने बन जाएंगे, दो, तो टोटल प्रोडक्ट कितने आंसर आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां तुम सोचना बंद कर दोगे स्टीरियो केमिस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी और तुम्हें मजा ही आ जाएगा फिर, है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिखते चलते हैं, 2 4 6 8 10 एग्जाम्पल लिख लेते हैं और काम खत्म करते हैं। ठीक, चलो, बढ़िया लगा। पीओएस और सीओएस देखना था, अगर तुमसे पूछे कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो तुमने अगर एक बनाया तो तुम महामूर्ख हो, 2 बना दिए तो तुम थोड़े ठीक हो पढ़ने में, क्योंकि तुमने सिस्टम सोच पाया। लेकिन अगर तुमने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं सोच पाई तो गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। तो वो भी सोचना जरूरी है अपना। ठीक है, वो भी सोचना बहुत जरूरी है, बिल्कुल उसे भूलने की जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक, बात क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, तभी फायदा है। ठीक, चलो अगला एग्जाम्पल देखते, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक, नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आगे बढ़ जा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, लगभग हम लोगों ने रेडिकल में ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, और बहुत रिपीट होगा तो तुम्हें क्या होगा, अपने आप याद हो जाएगा यार। ऑर्गेनिक में कह रहा हूं ना कि ऑर्गेनिक खून में बहेगी तुम्हारे, इस हद तक याद होगी। ये भी देखो कैसा है, 1 3 है 1 3, आसानी से बन पाया। चलो पेन का कलर बदल लेते हैं, लेकिन नाम तो अपन वही रखेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन लगा लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा लिया, तो ये कैसा हो गया, 1 5 हो गया। इसकी एन ईथर से रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, जल्दी बताओ। इसकी एन ईथर से रिएक्शन हुई तो 5 नंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक, 4 नंबर पे आ जाता है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा लिया, 1 2 3 4 5 6 पे लगा लिया, तो कितने नंबर की रिंग बन गई यहाँ से, एन ईथर लिया तो कितने नंबर की रिंग बन गई, 6 नंबर की रिंग बनी, और एक मिथाइल हमारा फ्री छूट गया। ठीक है, आसान एग्जाम्पल है, करते चलो फटाफट। ठीक है, नोट्स में और भी लिखे हैं या सारे ही लिखा दूं मैं, चलो सारे ही करते हैं एक एक करके, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, आराम से होता रहे, है ना। 4 हो गए ये। अब अगले नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। यहां क्लोरीन लगा लिया, यहां क्लोरीन लगा लिया, एने इथर लिया, तो ये कैसा हो गया देखना जरा, 1 2 3 4। गिनती लिखना सही है, अपने आप प्रोडक्ट लिखोगे। मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं जब तक तुम, 1 मिनट मिल भी जाएगा जब तक तुम प्रोडक्ट लिखो। ठीक, सही। इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, देखो भाई क्या करेंगे इसमें। इसमें क्या हुआ, 1 4 हुआ, तो 1 4 से तो क्या होगा, रिंग क्लोजर होगा, बन गया ये। इसमें कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कितने नंबर की रिंग बनी, 6 नंबर की एक और रिंग बन गई। समझ में आ रही बात, आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और मजा आना चाहिए। इसे प्रैक्टिस हो रही तुम्हारी सवालों की, बहुत ढेर सारे सवाल लगवा रहा हूं अब तो मैं। ठीक, ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 6 के बाद आ गया नंबर 7। 7th क्या लिखेंगे, कुछ सवाल नोट से देख के करोगे यार, मैं छोड़ दूं लिख के आंसर, चल जाएगा ना।
ठीक, अब इसका आंसर बनाओ अपने आप, क्या बनाओगे? विचित्र सवाल ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुम चाहो वैसा अगड़म बगड़म खींच लो, सबसे काम चल जाएगा। तो इसमें देखो क्या बन गया भाई, इसका आंसर बनाओ अपने आप। नोट्स में इसका आंसर लिखा हुआ है, वहां से देख लेना। वैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 मेंबर के रिंग है, रिंग क्लोजर हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप लिख जाएगा। नोट्स में आंसर लिखा हुआ है तो मैच करा लेना अपना, बिल्कुल ठीक है। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है आंसर। इससे क्या बनेगा? इससे तो अपना क्या बन जाता है, शंकर जी वाला डमरू बन जाता है। कि ये किधर से भी देखोगे तो क्या है, 1 2 3 3 2 3 1 2, सॉरी। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से आराम से बन जाएगा। ठीक, ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, मजे में समझ में आना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कहाँ तक पहुंच गई गिनती? गिनती कहाँ तक पहुंची, 8 तक, 9 में कर लेते हैं। 9th में बना लेते हैं क्यूब। यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, Na ईथर ले लिया। Na ईथर से क्या बन गया ये भाई, ये कैसा था, ध्यान से देखना जरा, 1 4 था क्या, 1 2 3 4 था ये, तो रिंग क्लोजर हो गई। इससे क्या बन गया, इससे बन गया क्यूबेन। इससे बन गया क्या, क्यूबेन बन गया। आसान है, कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मजे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगला देखते हैं, 10th नंबर देख लेते हैं। यही बना दूं 10th, चलो 10th दूसरे कलर से बनाता हूँ। एक क्लोरीन ऊपर लगा लिया, डबल बॉन्ड लगाया, क्लोरीन लगाया। अब मैंने इधर लेंगे, जब देखो इस तरह का 1 4 आ जाए जिसमें कॉन्जुगेशन भी हो, तो इसमें रिंग क्लोजर नहीं करते, ध्यान रखना, इसमें क्या नहीं करते, रिंग क्लोजर नहीं करते। और इसमें हम लोग रेडिकल मैकेनिज्म से डाइन बना देते, कैसे कि ये क्लोरीन यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। ठीक, इस तरह से ये डाइन बन जाएगी। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 के बाद 11वें नंबर पे आ जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ये वाला नहीं बनाएंगे, मतलब तुम्हें लग रहा हो कि सर ये वाला बना दे, तो नहीं, ये नहीं बनाएंगे ऐसे में, ठीक है, ये वाला नहीं बनाएंगे। सही, चलो अगला देखते हैं, 11 नंबर पे पहुंच जाता है। 11 नंबर पे एक और छोटा सा सवाल लिख लेते हैं। यहाँ Cl लगा लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 4, थोड़ा आगे लग गया Cl, यहाँ लगा दो Cl। ठीक, तो क्या होगा, इसकी Na ईथर से रिएक्शन कराओगे, क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा क्या, ब्यूटाडाइन। सेम तरीके से, सेम तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब ये तो 1 3 1 4 1 5 1 6 तक के तरीके हो गए। अगर 1 7 डायलाइड हो तो क्या होगा, अगर 1 7 डायलाइड हो तो क्या होगा, अगर 1 7 डायलाइड हो तो क्या होगा, बताओ भाई। 1 7 डायलाइड होगा तो 7 मेंबर की रिंग बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम, 7 या 8 मेंबर की। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है और पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो लिख देते हैं, इन केस ऑफ 1 7 1 8 and higher dihalides, intermolecular reaction takes place, intermolecular reaction takes place and polymeric
प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनते कैसे बनते हैं? मान लो अगर हम यहां पे कि BrCH2 होल 7Br ले लें और इसकी रिएक्शन Na ईथर से कराएं, तो 7 मेंबर की रिंग तो बनाएंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा इससे? BrCH2 होल 14Br बन जाएगा और रिएक्शन रुकेगी नहीं, आगे चलती जाएगी तब तक जब तक सबस्ट्रेट खत्म ना हो जाए। जब तक सबस्ट्रेट खत्म ना हो जाए तब तक रिएक्शन आगे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं सामने से, एक बार नोट कर लो आराम से। ठीक, तो इसे 12 नंबर भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आ रही वुड्स। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। अगर अब 1,2 डाइहाइलाइड हो जाए, 1,2 डाइहाइलाइड हो जाए तो उससे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इन केस ऑफ इन केस ऑफ 1,2 डाइहाइलाइड्स, इंट्रामोलिक्यूलर elimination reaction takes place intramolecular elimination reaction takes place and alkenes are formed. alkenes are formed, alkene बननी चाहिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, 12 तक लिख लिए थे, अब हम 13 पे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम ले लें CH2 Br और Br ले लें, यहाँ पे Na ईथर ले लें, तो हमें याद आ रहा होगा जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडिकल्स को कंबाइन किया था तो 1,2 रेडिकल मिलके एल्कीन बना दे रहे थे आसानी से। कि अगर हम 14 लिख लें यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन लिख लें, यहाँ पे ब्रोमीन लिख लें, तो Na ईथर से क्या बन जा रहा था यहाँ पे। अब मैं वो रिएक्शंस दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में लिखी हुई है, वहां से तुम अगर चाहो तो और एग्जांपल भी लिख लेना कि वो ट्राइमराइजेशन वाली रिएक्शन है, डाइमराइजेशन वाली, वो सारी रिएक्शंस पहले पिछली क्लास से जाके वहां से इसे पढ़ा जा सकता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे होंगी। ठीक है, तो 14th के बाद एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, 15th। तो Na ईथर से क्या बन जाएगा इसमें? एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर ट्राइमराइजेशन वाले प्रोडक्ट तो लिख ही दोगे, मैं मान लेता हूं। ठीक, ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़े से बदल के देखते हैं। कि मान लो एक Cl यहाँ हो, एक Cl यहाँ हो, तो क्या बन जाएगी इससे बेंजीन बनेगी ऑब्वियसली। इससे क्या बन जाएगी? बेंजीन बनेगी। ठीक, इससे बेंजीन बन जाएगी। और एग्जाम्पल लिखूं? और एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, फटाफट लिखते हैं, चलो फिर हम और लिख देंगे, एग्जाम्पल तो लिखे जा सकते हैं अभी और भी। ठीक, अगला देखते हैं 17th। 17th में क्या करें, थोड़ा सा अलग केस ले लेते हैं। यहाँ Cl ले लिया और यहाँ Cl ले लिया, यहाँ डबल लगा दिया, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा देता, तो इससे क्या बन जाएगा? Na इधर से इसमें क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। कैसे? कि ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये निकल गया। ठीक, सही है, आसानी से बन पा रहे हैं, एग्जाम्पल सारे हो पा रहे हैं। ठीक है, ट्राइमराइजेशन वाले नोट्स में है, वो देख लेना। ठीक, तो ये कहानी हो गई वुड्स रिएक्शन की।
अब वुड्स के मॉडिफिकेशंस में एक रिएक्शन आई जिसे कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ये नोट हो गया हो तो आगे चलें हम लोग, गुड टू गो है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वुड्स फिटिक रिएक्शन की। ठीक, किसकी बात करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन की। हेडिंग डाल लेते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और एक एराइल हैलाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एराइल हैलाइड ले लिया और एक एल्काइल हैलाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन इन्हें ईथर से करा दी। जब इसकी रिएक्शन इन्हें ईथर से कराई तो इससे एल्काइल बेंजीन्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, एल्काइल बेंजीन्स बन जाती हैं। और ये कैसा बना, ये बनेगा मेजर प्लस पीएच, पीएच माइनर बन जाएगा और एमई भी माइनर बनेगा। ठीक, ये मेजर बनेगा। तो ये कैसी है, एराइल क्लोराइड हैलाइड है और ये एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन है ईथर से कराने से क्या बन जाते हैं, हमें बनते हैं एल्काइल बेंजीन्स बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देख लें एक दो तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो भाई, ये नोट कर लो पहले, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जब तक नोट करो इसे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ Cl आ गया, यहाँ पे लिख लिया CH3। ठीक, टॉलिन ले ली और यहाँ पे ले लिया EtCl। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बना लोगे भाई। मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, एक तरफ CH3 था तो CH3 लगा रहेगा और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, ET लग जाएगा। क्या, दूसरी तरफ ET लग जाएगा क्या। ठीक, ये मेजर बन गया। एक एग्जांपल और लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, ऑप्शन है यार, मतलब ये रिएक्शन सारी कैसी है, रिएक्शन सारी वैसी ही है जैसी चलती आ रही हैं। और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो कि सर ये बात हो जाती तो और मजा आता और कर सकते थे, तो वो हमें बताते रहो, क्योंकि मेरे को कोई फीडबैक सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो अगर चाहो तो, बाकी तो हम मेरे को कमेंट करके बताओ ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार। अभी हम लोग स्टेगनेंसी पहुंच गए, रुक ही गए हैं यार। हमें तो ऐसा लग रहा है कभी कभी मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ हो जा नहीं रहा, लोग देख ही नहीं रहे। तो अगर देख रहे हो तो कमेंट कर देना यार कि हाँ देख रहे हैं सर, चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ, है ना। नहीं तो मेरे को लगता है कि यार ज़्यादा मेहनत हो रही है बहुत। इसकी यानी इधर से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसकी यानी इधर से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा यार, बन गया। ये आपस में जुड़ गया, देखो जरा, ये हो गया कैसा, एल्काइल हो गया, और ये कैसा हो गया, ये एराइल हो गया, आपस में जुड़ गए। ठीक, अब विटिक के बाद वुड्स फिटिक के बाद कौन सी आई, वुड्स फिटिक के बाद आ गई फिटिक, केवल फिटिक। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं फिटिक रिएक्शन। छोटी छोटी रिएक्शन हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगी ये। यहां पे लिख लेते हैं क्या, फिटिक रिएक्शन। मेन तो वुड्स ही थी, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, उसमें दोनों एराइल हैलाइड लेते हैं तो काम और आसान हो गया। तो सिंपल है, ArX की रिएक्शन किससे करा दो, Na इधर से करा दो और Ar बन जाएंगे, कोई लफड़ा ही नहीं है, आराम से हो गई। ठीक, तो ये फिटिक हो गई। फिटिक के बाद एक रिएक्शन आती है उल्मन्स बाइएराइल सिंथेसिस। लिख लो इसे, फिर आगे बात करते हैं। अगली रिएक्शन लिखते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन लिखते हैं उल्मन्स बाइएराइल सिंथेसिस। उल्मन की स्पेलिंग ULL, उल्मन्स। सही लिखी स्पेलिंग, ए ज्यादा लिख गया हमें लग रहा, सही लिख देते हैं उल्मन्स, उल्मन्स बाइएराइल। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इसमें हम लोगों ने क्या नहीं डाला, इसमें हम लोगों ने Na ईथर नहीं डाला। और इसकी रिएक्शन किससे कराई, इसमें हम लोगों ने आइडोबेंजीन ली
और उसे कॉपर के साथ हीट किया, कॉपर के साथ हीट किया तो ये बाई एराइल्स बन गए, जुड़ गए दोनों आपस में। ठीक, मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें जो बहुत पॉपुलर है, लगभग लगभग सभी लोगों ने देख रखा है कि नहीं? तो इससे जब हम Cu के साथ इसे हीट करेंगे तो इससे जो बनेगा ये बन जाएगा। बढ़िया लग रहा देखने में? बना लो फटाफट। ठीक, ठीक है, आसान है ये तो, अब इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब उल्मन्स के बाद एक हम लोगों ने अब क्या किया, कॉपर पे आ गए। कॉपर के बाद एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचती है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट करके ही लिख लो उसे, इंपॉर्टेंट में मैं डबल स्टार लगा देता हूं। ठीक, और अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दें सिल्वर के साथ तो इससे एस्टाइलिन बन जाती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसी डायरेक्टली पूछी जाती है सीधे सीधे पेपर में, तो आराम से तुम इसका आंसर कर पाओ, ये जरूरी है। ठीक, बन गई है। ट्रिपल बॉन्ड में बीच में डंडी अजीब सी बन गई, इसे सही बना देता हूं मैं। ठीक, इसके बाद हीट तो करना ही पड़ेगा, इसे हीट करने की कोई बात दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो एक और रिएक्शन बची है रेडिकल की, अभी जो आज करने की डिस्कस करने की लास्ट रिएक्शन है अपनी, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रैंकलैंड। कम तो नहीं लग रहा कि कम पढ़ा रहे हैं? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आरबीआर की रिएक्शन जिंक ईथर से कराते हैं। इसमें एन ईथर की जगह क्या ले लेते हैं, जिंक ईथर ले लेते हैं, तो इससे आर आर बन जाता और जेड एन बी आर टू बन जाता। ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, सेम रिएक्शन है, आसानी से की जा सकती है। ठीक है, अगर 1,2 डाइहाइड ले लेंगे, 1,2 डाइब्रोमाइड लेंगे और इसमें जिंक ईथर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। ठीक, तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। हम लोगों ने आज मेनली एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस करी, किसके साथ? मेटल्स के साथ। हम लोगों ने वुड्स पढ़ी, वुड्स फिटिक पढ़ी, फिटिक पढ़ी, उल्मन पढ़ी और फ्रैंकलैंड पढ़ी। ये रिएक्शन आज की क्लास में हम लोगों ने करी। अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोल्बे की, और हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कोल्बे के बाद हम लोग पिनाकोल फॉर्मेशन वगैरह भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, ये लेक्चर अच्छे से देख के रखो, नोट्स तुम्हारे पास हैं सुंदर सुंदर, चाहो उन्हें प्रिंट करा लो, लेक्चर देखो, शेयर सब्सक्राइब करो। और यार तो ब्लैक स्क्रीन भी कर दी, अब कब करोगे? और कहानी ड्यू है यार, कहानी में फिर से मैं भूल जाता हूँ यार, पढ़ाते समय मैं इंगेज जाता हूँ, केवल पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कहानी वानी मेरे दिमाग में रहती नहीं ज़्यादा, है ना। किसी दिन मौका लगेगा तो केवल कहानी सुनाएंगे, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाने वाला हूँ जल्दी से, तो वो भी स्टे ट्यून रहो, बस मिलने वाला है। तो प्लानर की जरूरत थी ना, तो प्लानर भी जल्दी ला रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, पूरे 100% का टारगेट होगा अपना, तो वो भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, और ये अच्छे से करते रहो। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।